हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम मशीन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जो 2 वीडियो थे पिछले, उनमें मशीन का जो स्ट्रक्चर है, मशीन की बनावट, उनके भागों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डीसी जनरेटर, मतलब मशीन का जो फर्स्ट पार्ट है डीसी जनरेटर, वो शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों, मैं रोज़ाना आपके समक्ष एक टॉपिक लेके आता रहूँगा, तो आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहे। आपका एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डीसी जनरेटर। देखिए दोस्तों, क्या होता है डीसी जनरेटर, आपने पिछले यदि वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने परिभाषा भी बताई थी। क्या होता है डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर देखो क्या है, वह डीसी मशीन जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। मतलब जो ऊर्जा होती है उनको, जो ये मशीन, डीसी मशीन क्या करती है, उनको यदि हम यांत्रिक ऊर्जा दें तो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। ऐसी मशीन को हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। अब देखो, डीसी जनरेटर का जो हम कार्य सिद्धांत है वो पढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर ये जो आपका जनरेटर है वो काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, देखो क्या होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है, ये नियम क्या कहता है? देखो, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाता है। देखो, मान लीजिए कि आपके पास, देखो ये चित्र दिख रहा है आपको, ये चुंबक है आपके पास में, ये रहा चुंबक के 2 खंड है, ये चुंबक के खंड है, और ये आपकी कुंडली है जिसको आप आर्मेचर कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन दोनों खंडों के मध्य पूरा क्या होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि जो खंड होते हैं दोनों स्थिर होते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है पूरा का पूरा। इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, फैराडे का जो इंडक्शन का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नियम क्या कहता है कि जब किसी स्थिर चुंबक खंडों के मध्य, मतलब स्थिर चुंबक के क्षेत्र के मध्य यदि हम आर्मेचर को घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं, तो इस आर्मेचर का जो चालक होते हैं, ये जो चालक आपको दिखाई दे रहे हैं, आर्मेचर के जो चालक हैं, जो वाइंडिंग कर रखी होती है, उन चालकों के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये कहता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। एक बार वापस देख लीजिए, क्या कहता है कि यदि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, देखो किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाए तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये कहता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये इस सिद्धांत पर हमारा जनरेटर काम करता है। कैसे करता है वो देखिए, कि जब कुंडली, ये आपकी कुंडली है ABCD, ये कुंडली है आपकी, जब कुंडली को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, को चुंबक खंडों के मध्य घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण अनुसार आर्मेचर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये जो आर्मेचर चालक होते हैं, इस पर जो वाइंडिंग लपेटी जाती है, उस पर, उनमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। आर्मेचर चालकों में उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ की प्रकृति ऐसी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपका डीसी मोटर या डीसी जनरेटर है, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ सदैव क्या होगा, आपका उत्पन्न होने वाला ईएमएफ की प्रकृति किस प्रकार की होगी, आपके ऐसी प्रकृति होगी, वो हमेशा ही ऐसी उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? देखिए दोस्तों, ये देखो क्या होता है कि ये आर्मेचर की जो कुंडली है, ये आपको 2 भुजाएं दिखाई दे रही, कि ABCD, देखो AC भुजा और BD भुजा, 2 भुजा दिखाई दे रही होगी आपको, ये भुजा और ये भुजा। अब होता क्या है दोस्तों कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद में यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो चेंज होती रहती है। वो कैसे होती है? देखिए दोस्तों, कि यदि होता क्या है कि इस प्रकार मान लीजिए आपकी, यहाँ पर देखो वेव फॉर्म बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये आपके 0 हैं। देखो इसके द्वारा हम समझते हैं, जैसे ही ये कुंडली क्या करती है, घूमती है। मान लीजिए इस प्रकार है, अभी घूमेगी, ऐसे धीरे धीरे घूमेगी, आधा चक्कर हुआ। अब देख लीजिए दिशा चेंज कैसे होती है। मान लीजिए ये भुजा यहाँ पर है, ये घूम के देखो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो होता क्या है कि
जैसे ही कुंडली ऐसे है तो यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय जो बल लगता है वो कम लगता है। जैसे ही ऐसा हुआ, चुंबकीय बल कुंडली पर पूरा फोर्स लगाएगा, मतलब ज़्यादा बल लगेगा। जब 90 डिग्री पर हो, जब कुंडली 90 डिग्री पर, उस कंडीशन में बल सबसे ज़्यादा लगता है। तो बल ज़्यादा लगेगा तो मान लीजिए पहले यहाँ पर 0 था, जैसे ही बल ज़्यादा लगा तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो EMF है वो भी अधिकतम होगा। उत्पन्न होने वाला EMF क्या होगा, अधिकतम होगा। देखिए मान लीजिए कुंडली यहाँ से घूमनी शुरू हुई, 0 से शुरू हुई, ये धीरे धीरे घूम रही है, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब कुंडली ऐसे थी ऐसे हो गई, 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री होते यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम बल लगता है, यहाँ पर सबसे अधिक बल लगता है, यहाँ पर ये अधिकतम बल लगता है। उसके बाद देखिए ऐसे हुई, फिर धीरे 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 ऐसे घूमती है, मतलब आधा चक्कर हो गया, आधा चक्कर होते ही वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। देखो 0 से शुरू हुई, अधिकतम मान प्राप्त किया, वापस क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे करते यहाँ पर देखो वापस न्यूनतम बल लगने लग जाएगा, चुंबकीय जो बल रेखा ऊपर से निकलने लग जाएगी, वापस ऐसे घूमेगी, वापस पड़ते आधे चक्कर के बाद में वापस देखो घूमनी स्टार्ट हुई, यहाँ से वापस 0, 0 से वापस हुई, अधिकतम मान वापस प्राप्त किया, यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। इस प्रकार, इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो हमेशा ऐसी ही होगी। देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव सर्किल है और नीचे यहाँ पर नेगेटिव सर्किल है, इसका मतलब है दिशा चेंज कर रही है। अब जब EMF दिशा चेंज करता है, इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी हुई, ऐसी प्रकृति। इसलिए आर्मेचर चालकों में उत्पन्न होने वाला जो आपका EMF है, हमेशा उसकी प्रकृति ऐसी होगी। आगे देखो दोस्तों, अब देखो उत्पन्न EMF को कम्यूटेटर की सहायता से परिवर्तित करके बाह्य परिपथ में भेज दिया जाता। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब हमारा DC जनरेटर, नाम है DC जनरेटर, तो सीधी सी बात है, जो हमें धारा देगा वो DC देगा, लेकिन वो हम कहते हैं कि जो उत्पन्न होने वाला जो EMF हमारा ऐसी होता है, वो चेंज कैसे होता है। देखो यहाँ पर लगा होता कम्यूटेटर, क्या लगा होता, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का कार्य होता है कि जो उत्पन्न जो ऐसी EMF है, यहाँ पे जो ऐसी इसको मिल रहा है, वो चेंज कर देता और बाह्य परिपथ में भेज देता। चेंज करके क्या करता है, यहाँ पर जो मान लीजिए बैटरी जुड़ी हुई उसको भेज देगा, बाह्य परिपथ को क्या करेगा, ये भेज देगा। मान लीजिए बैटरी या गैल्वेनोमीटर आपने जोड़ दे देखने के लिए, तो जब भी ये बाह्य परिपथ को भेजता है, ये क्या करता है, AC को किस में चेंज कर देता है, DC में चेंज कर देता। तो कंप्यूटर का एक कार्य और क्या हुआ, AC को किस में चेंज करता है, DC में। इसलिए हमारे DC जनरेटर से प्राप्त होने वाली जो हमारी क्या है धारा, क्या होती है, DC होती है। ठीक है, आगे समझो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, उत्पन्न होने वाला जो EMF है कंप्यूटर की सहायता से परिवर्तित करके बाह्य परिपथ में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो इसमें क्या है, यदि किसी कुंडली को B चुंबकीय क्षेत्र में V मीटर प्रति सेकंड से घुमाया जाता है और कुंडली की लंबाई L मीटर है, तो कुंडली की प्रत्येक भुजा में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होगा, BLV साइन थीटा होगा। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस आता है। तो देखो क्या होता है, हमारे पास AN और S है और उनके मध्य कुंडली है। कुंडली की लंबाई कितनी, मतलब जो तार लपेटे गए उनकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर लंबा है। और यदि हम इसको क्या करते हैं, V मीटर प्रति सेकंड से घुमा, कितना घुमा रहे, V मीटर प्रति सेकंड, मतलब इसकी स्पीड कितनी, V मीटर प्रति सेकंड से घूम रहा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है, B, तो उत्पन्न होने वाला कितना EMF होगा, E बराबर होगा आपके BLV साइन थीटा। इस फॉर्मूला के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों याद रखना। अब जो आगे है देखो, ये पूरा हुआ आपके कार्य सिद्धांत, पूरा हुआ DC जनरेटर का। अब है DC जनरेटर का आपके वर्गीकरण। DC जनरेटर का वर्गीकरण देखिए क्या है, DC जनरेटर को हम 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट मेनली होते हैं। पहला है देखो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। इसमें क्या होता है, ये आपके छोटी मतलब कम वोल्टेज के लिए काम में लिया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए दो चुंबक फिक्स कर दिए और इनके मध्य छोटी सी कुंडली रख दी, तो ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट। ये N और S, ये है परमानेंट मैग्नेट। अब इसमें क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, मतलब पृथक उत्तेजित जनरेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। इसमें क्या होता है, एक अलग से उत्तेजन कुंडली लगाई जाती है जनरेटर। मान लीजिए आपका जनरेटर है, इसके लिए एक अलग से यहाँ पर उत्तेजन कुंडली लगाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अगला है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इसमें अलग से कुंडी नहीं लगाकर इसमें क्या होता है, इसके साथ ही कनेक्ट कर दी जाती है, तो इसलिए ये हो गया आपका सेल्फ एक्साइटेड। इसको अलग से कुंडी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मेन 3 पार्ट हो गए। परमानेंट मैग्नेट, ये कम वोल्टेज के लिए, बहुत ही कम वोल्टेज देता है, इसलिए कम वोल्टेज के लिए। अब ये दोनों है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड, ये अधिक वोल्टेज के लिए काम में लिए जाते हैं।
अब सेल्फ एक्साइटेड को वापस हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वापस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये 3 पार्ट हुए कौन से? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर को वापस हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग है आपका बनावट के आधार पर और दूसरा भाग ये जो वोल्टेज के आधार पर। देखिए वोल्टेज के आधार पर शॉर्ट शंट जनरेटर और लॉन्ग शंट, मतलब ये आपकी वाइंडिंग के आधार पर। वाइंडिंग के आधार पर कौन? शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। और ये वापस इसकी संरचना मतलब बनावट के आधार पर कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। पहला है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों ये हुआ आपके इसका वर्गीकरण। अब देखो आगे आने वाले वीडियो में हम इन प्रत्येक भागों को बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रत्येक भागों को अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी संरचना पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे, इनका कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे और इनका जो उपयोग है उन उपयोगों का हम वर्णन आगे वाले वीडियो में करेंगे।